मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में आपको जानकारी होगी, क्योंकि देखो रिट में ये 6 नंबर का प्रश्न है इस टॉपिक से, और ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो आज मैं आपको इस तरीके से कराऊंगी कि इसके साथ साथ आपकी संधि और समास और थोड़े बहुत शब्द रूप, धातु रूप ये भी क्लियर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि मूल धातु के योग में ही उपसर्ग पूर्व रूप में लगकर नए शब्द को बनाते हैं। ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में इसकी परिभाषा बता दी है। अब मैं आपको इसको बताती हूँ। देखिए, उपसर्ग है ना, उपसर्गों को भी अवयव कहा जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब समास पढ़ेंगे हम तो आप ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें अवयवी भाव समास आएगा। ठीक है, तो उपसर्ग किसके पूर्व लगेंगे? धातु यानी क्रिया के आगे लगेंगे। पहली बात, परिभाषा हम बाद में देखेंगे, पहले देखिए ये चीज़। और दूसरी बात क्या है कि जब ये उन क्रियाओं के योग में पूर्व में लगेंगे ना, तब ये नया शब्द बनाएंगे। ये तो साधारण सी परिभाषा है। और उपसर्ग होते कितने हैं? 22 होते हैं। ठीक है, अब देखो ये संस्कृत का एक मैंने सूत्र लिख रखा है इसका, देखिए आप। उपसर्गाः क्रिया योगे, अर्थात क्या मतलब है कि उपसर्ग क्रिया के योग में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। और ये 22 के 22 उपसर्ग मैंने आपको दे रखे हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्रम व्रम कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, होते ये 22 है। देखिए, प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, है ना, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत और अभि, प्रति, परि और उप। और ये जो 12वें नंबर पर ये जो मैंने आंग लिखा है ना, ये वैसे आ होता है, लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये आंग है ना, संस्कृत का है। अच्छा, संस्कृत और हिंदी दोनों में ही 22 होते हैं। और उपसर्ग होते कितने प्रकार के हैं, ये सारी प्रक्रिया अब हम जानेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है आपको कि उपसर्ग वे शब्दांश जो क्रिया के पूर्व में लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो नोट कर लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है उसके अलावा जो मैं कुछ बोलूँगी वो भी इम्पोर्टेंट है, और वो आपके बहुत काम का है। तो वापस से एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, उपसर्ग वे शब्दांत जो किसी क्रिया के, ठीक है, या किसी शब्द के पूर्व में, है ना, पूर्व में लगकर शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं, या शब्द में विशेषता ला देते हैं, या नया शब्द का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई मेरी लैंग्वेज वाली परिभाषा। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए कैसे होगा ये। यहाँ देखिए आप, माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ, बहुत व्यस्तता है, बहुत ज़्यादा बिजी हो रही हूँ। ये देखिए, उपसर्ग परिभाषा देखिए इसकी। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन के साथ विशेषता ला देते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, बिल्कुल सिंपल सी, है ना, बिल्कुल सिंपल सी, याद हो जाएगी आपको। नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, अर्थात मैं ये कह सकती हूँ कि उपसर्ग नए शब्द का निर्माण करते हैं। कथन 1, जवाब दीजिएगा, मैं प्रश्न बना रही हूँ यहीं पे कि उपसर्ग से नए शब्द निर्मित होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। उपसर्ग क्रिया के पूर्व में प्रयोग होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। ठीक है, उपसर्ग अवयवी होते हैं, अवयव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उपसर्ग में संधि भी दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देती है। अभी देखेंगे आप कैसे होगा, संयोग भी होगा, संधि भी होगी, अब समास भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जैसे मैं घूमने गई, ठीक है, मैं घूमने गई, ठीक है, तो मेरी एक सहेली, या कुछ भी ले सकते हैं, मेरी सहेली या मेरे पति ने मुझे कहा कि चलो हम थोड़ा विहार कर ले। ये जो हार, एक मैंने उपसर्ग दिया है यहाँ पे, एक उपसर्ग दिया है हार। इस एक हार से क्या बन जाती, क्रिया भी है, देखो हारना। ठीक है, देखना आप, ये मूल क्रिया है, धातु है ये हारना। अब मैं इसमें कई प्रकार के उपसर्ग लगा के नए शब्द बना दूंगी। अच्छा, जो उपसर्ग होते हैं ना, अगर मैं कहूँ उनके अर्थ होते हैं क्या? उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता है, वो शब्द में मिलकर नया अर्थ बना देते हैं। हाँ, अगर आप ये कहें, सुनिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप ये कह सके कि उपसर्गों के समान अर्थ भी होते हैं, यानी उनके जो कहते हैं ना आप,
पर्याय शब्द या उनके ठीक अनेकार्थी शब्द जिसे हम कह सकते हैं, बिल्कुल वो कह सकते हैं, लेकिन उपसर्ग का कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अर्थ निकल जाएंगे। जैसे एक आप ले लीजिए, जैसे अप ले लीजिए, तो आपका मतलब बुरा भी होता है और भी कई होता है ना। सम ले लीजिए, समान, बराबर, है ना, समीप, कितने ही अर्थ निकल रहे हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर अर्थ नहीं है, एक निश्चित अर्थ नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, उपसर्गों का एक निश्चित अर्थ नहीं होता। ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे बढ़े। तो मैं क्या कह रही थी, मैं घूम रही थी, कहाँ पे, मैं घूम रही थी गार्डन में। तो मेरे साहब ने कहा मुझसे कि चलो हम थोड़ा विहार कर लें। और विहार कहाँ होना है विहार? किसी मंदिर में, है ना, ठीक है, किसी गार्डन में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं विहार तो करूँगी, लेकिन उसके बाद मैं भोजन भी करूँगी। तो मैंने उनको कहा आहार लेंगे, विहार के बाद आहार लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये विहार, इसका मतलब घूमना, ये आहार शब्द जुड़ते ही इसका एक अलग अर्थ आ गया, भोजन। ठीक है, अब मैंने कहा मैंने आपके साथ विहार भी कर लिया और मैंने आहार भी ले लिया, अब मुझे उपहार चाहिए, मेरा बर्थडे आ रहा है भैया, मेरा उपहार चाहिए। तो वो बोले चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उपहार ला देता हूँ। ठीक है, अब उपहार आ गया साहब। अब उपहार आ गया तो वो मेरी मनपसंद का नहीं आया, तो मैंने उन पे प्रहार कर दिया। प्रहार का मतलब घात, है ना, वार कर दिया मैंने उन पे प्रहार कर दिया। ठीक है, तो देखिए एक शब्द पे कितने सारे, मैं मजाक कर रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको समझाने के लिए स्टोरी टाइप से बता रही हूँ। जैसे एक शब्द लिया हमने, एक क्रिया ली, एक मूल शब्द लिया और उसके आगे का मतलब ये नहीं है, देखो ये कोई शब्द है यहाँ पे, अगर मैं कहूँ आगे तो यहाँ भी तो आगे है, ये इसके आगे है, इसलिए मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ, पूर्व में, क्योंकि आगे शब्द तो देखो कहीं से भी शुरू हो जाएगा, आगे तो यहाँ से भी आगे, यहाँ से भी आगे, यहाँ भी आगे, क्या मतलब ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, और एक आप पढ़ते हो ना, हम स्टार्टिंग से छोटी क्लासों से निबंध के बाद में उपसहार पढ़ते थे ना। अब इस उपसहार वर्ड में मेरा प्रश्न यहीं से आपसे, इस उपसहार वर्ड में कितने उपसर्ग हैं? बिल्कुल ये भी पूछा जाएगा, एसआई वालों, रिट वालों, थोड़ा अगर डेप्थ में जाके क्वेश्चन आ सकता है तो एक ही शब्द में आपसे 1, 2, है ना, उपसर्ग पूछ सकते हैं। तो इसमें कितने उपसर्ग हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों का, है ना। ठीक है, अब हम उपसर्ग आगे पढ़ते हैं। उपसर्गों के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, एक तत्सम, एक तद्भव और एक विदेशी। क्लियर, 3 भेद होते हैं। और तत्सम जो 22 होते हैं, जो हिंदी में भी 22 और संस्कृत में भी 22। क्लियर, और तद्भव, ठीक है, जो हम देसी बोलचाल की भाषा में, संस्कृत वाले क्या है, इसकी परिभाषा है जैसे संस्कृत वालों की क्या है, एज इट इज़ हमने हिंदी में उनको वैसे का वैसे ही प्रयोग में ले लिया। ठीक है, हमने हिंदी में उनको प्रयोग में ले लिया। अच्छा, कुछ लक्षण हैं उनके, वो मैं आगे क्लियर करूँगी अभी आपको, कि कैसे पता करें कि ये संस्कृत वाले हैं, ठीक है, या कैसे पता करें। बिल्कुल आपको एक एक चीज़ का निचोड़ मिलेगा यहाँ आपको। यहाँ देखिए, अब तद्भव वाले जो देशी ग्रामीण बोलचाल देसी भाषा में जो यूज़ में लिए जाते हैं ना, और ये विदेशी, ये तो आपको बिल्कुल पता लग जाएंगे, हमें दिक्कत आएगी संस्कृत वालों में। अच्छा देखिए, ये जो विदेशी उपसर्ग है, ये भी 2 रूप में है, एक तो उर्दू और एक अंग्रेजी। और उर्दू वाले अरबी फारसी वाले हैं, जिन्हें मिश्रित या संकर शब्द बोलते हैं, वही वाले। आगे देखिए, अब देखिए तत्सम, यानी तत् का मतलब क्या है यहाँ पे? तत् का मतलब है उसके, और सम का मतलब है बराबर। मैंने इन दोनों शब्दों को खोल दिया है। जब भी आपको लगे ना कहीं आप अटक रहे हो, तो आप एक काम कीजिएगा, इन दोनों शब्दों के टुकड़े खोल कर लीजिएगा। तो ये 1 मिनट। जब भी आपको लगे कि आप किसी शब्द का अर्थ नहीं पता कर पा रहे, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आपको उसके टुकड़े करना है, उसका संधि विच्छेद करके उसके टुकड़े करके उसको 2 अलग पार्ट में कर दीजिए। देखिए, तत् और सम, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब बराबर, उसके समान। क्लियर, यानी हिंदी में संस्कृत के समान ही। अब देखिए इसकी परिभाषा, हिंदी में संस्कृत के समान ही वे शब्द, कौन सा शब्द? जो तत्सम है। वे शब्दांश जो, यहाँ देखिए, वे शब्दांश जो संस्कृत के शब्दों के पूर्व जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। बिल्कुल परिभाषा
हल्की सी चेंज हुई है, यानी संस्कृत के शब्दों में, और नए शब्द बना देते हैं या चमत्कार कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। बिल्कुल ये परिभाषा पूछी जाएगी आपसे। अब देखिए, हम एक एक करके सबको देखते हैं, और अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो फिर भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जैसे समय मिले आपका जवाब ज़रूर दूँगी। फ़ोन करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ अभी, न किसी का कॉल अटेंड कर पा रही हूँ, और ना व्हाट्सअप जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ, माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। बस आपकी समस्याओं का समाधान आपको ज़रूर मिल जाएगा, एक दिन में, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 दिन में, ठीक है। अब आगे देखिए, निस, सबसे पहले मैंने क्या लिया, निस। हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूँ, मैं यहाँ वही उपसर्ग कराऊँगी पहले जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सुनिए बात, जो एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़न करते हैं वही करवा रही हूँ मैं पहले आपको, और वही आएंगे, देखना आप, बिल्कुल इससे एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। देखिए, निस, निस का मतलब क्या होता है? निस का मतलब होता है रहित। क्या मतलब होता है निस का? निस का मतलब होता है निस का मतलब होता है रहित। इस तो बहुत दिक्कत हो रही है भाई। निस का मतलब होता है रहित। यहाँ देखिए, अब देखिए ये जो उपसर्ग है ना, मैंने एक स्टार्टिंग में आपसे एक लाइन कही थी कि निस उपसर्ग या जितने भी सारे ये उपसर्ग हैं उसमें ज़्यादातर आपको अव्ययीभाव समास दिखेगा, अव्ययीभाव समास दिखेगा, ठीक है। दूसरी संधि की बात करें तो आप खुद पता लग जाएगा, अगर आपने बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ रखी है जब तो कोई सवाल गलत नहीं होगा। और फिर भी आप यहाँ समझ लीजिए, संधि यण भी आएगी, संधि विसर्ग भी होगी, यहाँ पे कहीं कहीं व्यंजन भी होगी, कहीं दीर्घ भी होगी, है ना। यानी तीनों ही संधि आपको देखने को मिलेगी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। दूसरी बात, आपको मूल शब्द निकालना आ जाएगा। और तीसरी बात, आपको संधि के अपवाद भी पता लग जाएंगे। और चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है, आप वाक्य शुद्धि भी सीख जाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे कई दोस्त जो मुझे बोल रहे हैं कि मैम वाक्य शुद्धि कराइए, ये एक टॉपिक आपके 4-5 तरह की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा। एसआई वालों 6, रिट वालों के 6 नंबर का है ये, एसआई वालों को भी है इतने ही बिल्कुल। और एग्ज़ाम में भी 2 या 3 प्रश्न, 2 क्या मैं कहती हूँ 7-8 प्रश्न इस एक टॉपिक से मिल जाते हैं। देखो, संधि भी इससे सही हो जाएगी, समास भी हो जाएगा, वाक्य शुद्धि भी हो जाएगी सही, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें सही हो जाएगी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए निस, हाँ, एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी आपसे। देखिए, मैं बोल रही हूँ, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो देखिए, निस का मतलब होता है रहित, यानी जिस शब्द से जुड़ जाए उससे रहित। क्या मतलब है? जिस शब्द से जुड़ जाए उससे रहित। निस का मतलब रहित होता है ना। अब देखिए कैसे, जैसे ये मैंने यहाँ, अब मैं आपको एक एक इसका नियम भी बताऊंगी, ट्रिकली बताऊंगी बिल्कुल। देखिए ये क्या है, निस्तेज, निस्तारण, निस्सार, निस्संदेह। अब कैसे होगा? देखिए ये मैंने यहाँ तीनों बता दिया आपको। अव्ययीभाव समास भी होगा, विसर्ग संधि होगी, तत्सम। अब निस संधि पढ़ रखी है आपने, विसर्ग संधि में निस शब्द आता है। तो जिस भी, ये इस तरह से आता है ना, ऐसे, और फिर प्लस का निशान, और जहाँ कहीं भी ये एक तो ये स आ जाए, ये त और स अगर ये आ जाते हैं तो इस विसर्ग के बदले में कौन सा स का आगम हो जाएगा? ये वाला, और हलंत स, है ना, आधा स आ जाएगा। तो करे संधि, आ गई समझ में? अच्छा, तीनों में नियम बता देती हूँ आपको। देखो विसर्ग संधि के तीनों नियम बता देती हूँ जो इसमें लागू होते हैं। एक तो तय और स आ जाएगा, ठीक है। एक तय के बाद में या जो भी आगे प्लस के बाद में च, छ और स, ये तीनों आ जाएंगे। और क, फ और फ, क, प और फ, ये तीनों आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? देखो ये मूर्धन्य श है यहाँ पे, और यहाँ तालव्य श आ जाएगा, और यहाँ दंत्व्य श, ठीक है ये। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, चाहे कोई सा भी स आओ, चाहे कोई सा भी सा आओ, ये जो विसर्ग का निशान है ना यहाँ पे, इस निशान के जगह पर ये स आएगा। कौन सा? हलंत, हल, आधा स। कौन सा? स सड़क वाला, जिसे हम दंत्य स्वर बोलते हैं। और वो आएगा कहाँ का? वो मैंने नियम आपको बता दिए।
नियम बताए ना मैंने आपको अभी, ये तीनों देखिए आप, ये यहाँ बताए हैं कि विसर्ग से परे अगर त से आ जाए, च छ से आ जाए, ठीक है ना, और क प फ आ जाए। अब मैंने इनके एक एक उदाहरण दिए, उसी से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए ये वाला स है ना, ये स, चाहे आगे क्या आ गया, त आ गया ना, यहाँ पे प्लस के बाद में त आ रहा है, तो हम यहाँ पे कौन से स का आगम हो गया, ये निस्तेज है ना। देखिए त के बाद, त के पहले ये स आ रहा है ना, ये यहाँ निस्सार, ये यहाँ निस्संदेह। क्लियर है ये सब। ये स के बाद में भी, प्लस के बाद में चाहे त आए चाहे स आए, तो कौन से स का आगम हो जाएगा, इस वाले स का। दूसरा देखिए, इस वाले स की बात कर रही हूँ मैं, ये तालविश्य शक्कर वाला, बिल्कुल कितना मीठा होता है ये शक्कर वाला श। देखिए ये तो है सारे के सारे अपने उपसर्ग भाई साहब, ये उपसर्ग है, और ये है मूल शब्द, है ना। मूल शब्द है जैसे चय, छल, निःशुल्क। आपने पढ़ा ना निश्चय, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इस बार सिलेक्शन लेकर आऊँगी, मैंने निश्चय कर लिया है, या मैं निश्चल भाव से पढ़ा रही हूँ आपको, या मैं निःशुल्क पढ़ा रही हूँ, है ना। देखो वाक्य में भी आ जाएगा, अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा। मैंने क्या कहा अभी कि मैं निश्चल भाव से पढ़ा रही हूँ, यानी बिना छल के, छल से रहित, निःशुल्क, शुल्क से रहित, है ना, चय, चय से रहित, है ना। अब देखिए यहाँ पे निःशुल्क, कौन सा शय का आगम हो गया, जो ये जो शय है ना यहाँ पर शब्द में, तो आपके इसके आगे यही आएगा, ये देखिए। लेकिन जब उपसर्ग करेंगे ना तब ये स आएगा, कौन सा वाला, ये दंत से। तीनों ही निस में ये वाला श। यहाँ देखिए इस वाले श की बात करें अपन, कौन से, मूर्धन्य श। उपसर्ग सहित जो शब्द है उसमें तो स यही है, लेकिन जैसे ही हम शब्द को जोड़ेंगे, ये देखो यहाँ पे कौन सा स आ गया, मूर्धन्य से। निष्काम, नी है धन काम। अगर इसको संधि शब्द बनाए तो कैसे बनाएंगे, नी है धन काम, और क, ये देखो क, ये रहा यहाँ पे प, ये निष्पाप। आया कि नहीं आया। यानी कि अगर प्लस के बाद में क, प और फ होगा तो कौन से शय का आगम हो जाएगा, जब शब्द बनाएंगे तो मूर्धन्य शय का, और जब विसर्ग करेंगे तो तन्त्य शय का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। निस्तेज का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ दे रखा आपको। निस्तेज का मतलब होता है तेज से रहित। क्लियर। निष्काम, काम से रहित। निष्कपट, कपट से रहित। निष्पाप, पाप से रहित। अब देखिए यहाँ आपके हुए कि नहीं क्लियर। देखिए विसर्ग संधि क्लियर हो गई, ठीक है, ये विसर्ग संधि आपकी क्लियर हो गई। और दूसरी देखिए यहाँ पे शब्द रूप भी देख लीजिए आप। देखिए यहाँ मूल शब्द बताए हैं मैंने, मूल शब्द बता दिए, ये मूल शब्द, ये पूरा का पूरा ये नया शब्द बन गया, ये आपके उपसर्ग हो गए, ठीक है। अगर इनको संधि करेंगे तो इसकी जगह आप यहाँ ये दे दीजिए, ये विसर्ग सहित संधि शब्द बन जाएंगे, ये निःशुल्क बोलते हैं ना। आगे देखिए, ये हो गया साहब। अब हम आगे बढ़ेंगे इसका दूसरा रूप। अब एक इसी के साथ में हम सेम ऐसा कैसा दुष्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम इसे 2 टुकड़ों में कर लेंगे। दुष्ट पढ़ लेते हैं। दुष्ट भी ऐसा ही है, बुरा, कठिन। मैंने क्या कहा, एक अर्थ नहीं होगा, ये इसके कई अर्थ होंगे। भिन्नार्थी शब्द है ना, भिन्न भिन्न अर्थ आएंगे इसके, भिन्न अर्थ वालों। तो दुष्ट यानी बुरा, कठिन, है ना, जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ तक जाया नहीं जा सके। और दुष्ट का मतलब तो बुरे का मतलब तो बुरा ही होता है। अब देखिए यहाँ भी विसर्ग संधि है। अच्छा देखिए यहाँ पर कर्मधारय समास मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए कहीं साइड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए ये क्या है, कर्मधारय समास मिलेगा। अच्छा ऊपर हमने क्या पढ़ी, विसर्ग संधि, यहाँ भी विसर्ग संधि है। और फिर तत्सम रूप तो है ही है, जो निर्मित शब्द बनेंगे वो कौन से बनेंगे, तत्सम शब्द बनेंगे। देखिए ये तीनों ही से लिए हैं मैंने यहाँ भी, ठीक है। और फिर ये अगर इस से के बाद कौन से, ये यहाँ पे मैं हलंत लगाना भूल गई, ये लीजिए लगा दिए, आप भी अपने नोट कर लीजिएगा।
अ, त और स के परे अगर ये आएगी तो यहाँ पे दंत्य स का आगमन, और इस शब्द है ना श के बाद में कौन से शक्कर वाले के बाद में च छ और स आता है तो तालवी श का आगमन हो जाएगा। और क प प नियम वही रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी स वही आएगा तो इजी हो जाएगा आपके समझने के लिए। यहाँ देखिए थोड़े से शब्द देख लेते हैं। दुष्तर, कौन से स का आगम हो गया? तालवी श का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे त आ गया, प्लस के बाद में त आ गया, ठीक है, प्लस के बाद में स आ जाता है। ये देखिए स दुस्साहस, सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ च वाला नियम देख लीजिए थोड़ा। तालवी श के इस स के बाद में यानी इस प्लस के बाद में च का आगम है तो यहाँ दुश्चरित हो गया, दुश्चल, दुश्चिंता। अच्छा एक शब्द यहाँ देखिए, मैंने 2 शब्द लिखे हैं, है ना। मैंने तो यहाँ ये मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको हटा देती हूँ यहाँ से। एक मिनट।